मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ने वाले हैं। हिंदी में इसे कहते हैं श्वासन की क्रियाविधि। श्वासन की क्रियाविधि के बारे में हम क्रियाविधि पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं कि श्वासन क्या है। श्वासन को आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हो कि श्वास का अंदर लेना या बाहर छोड़ना, इसी को बोलते हैं श्वासन। या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वायुमंडल से O2 युक्त हवा का अंदर लेना और फेफड़ों से CO2 युक्त वायु का बाहर छोड़ना। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, क्रियाविधि पढ़ेंगे कि कैसे होती है। इसकी क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त करेंगे तो ये किस वजह से होती है। इसका सबसे पहला कारण है दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन, देखो वायुमंडल का दाब और अंदर फेफड़ों का शरीर में दाब, इनके अंदर परिवर्तन के कारण, दाब में परिवर्तन के कारण भी श्वसन की क्रियाविधि होती है। इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग लेती है। दो प्रकार की पेशियां कौन कौन सी है? सबसे पहले मैंने बताया कि वायुमंडल और फेफड़ों में दाब परिवर्तन के कारण ये क्रियाविधि होती है। दूसरी बात, इसमें दो प्रकार की पेशियां भाग लेती। अब दो प्रकार की पेशियां कौन कौन सी है उसके बारे में बात करने वाले। दो प्रकार की पेशियां भाग लेती है, एक तो है डायफ्राम और दूसरा है ICM। ICM का पूरा नाम इंट्राकोस्टल मसल, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रसूत पेशियां। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये दो पेशियां कौन कौन सी है। एक है डायफ्राम, और दूसरी है ICM। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे डायफ्राम के बारे में। ये डायफ्राम बात करने वाले हैं डायफ्राम। डायफ्राम अब बात करने वाले हैं डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम एक गुंबदाकार स्ट्रक्चर है। डायफ्राम गुंबदाकार स्ट्रक्चर है और डायफ्राम केवल और केवल गुंबदाकार स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं डोम शेप संरचना या डोम शेप स्ट्रक्चर। डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर है। डोम शेप मतलब इस प्रकार से। अब इसमें फेफड़े हैं, लंग्स वो ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर है। और डायफ्राम, एक और बात है, डायफ्राम केवल किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों के अंदर। और किसमें? एक मगरमच्छ के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब डायफ्राम स्तनधारियों में पाया जाता है, मगरमच्छ के अंदर पाया जाता है। सर ये डायफ्राम हमारे श्वसन में भाग कैसे लेता है? तो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम ये डोम शेप स्ट्रक्चर है। डायफ्राम के अंदर संकुचन होता है। जैसे ही इसके अंदर संकुचन होगा तो ये डायफ्राम है ना, जैसे ही संकुचित होगा डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, सपटा हो जाएगा। डायफ्राम में संकुचन से डायफ्राम हो जाएगा
सपटा, चपटा होते ही वक्सी गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्सी गुहा का जैसे ही आयतन बढ़ा, हवा अंदर आ जाएगी, और जैसे ही शीतलन हुआ ये फिर से वापस आ जाएगा। इसमें शीतलन हुआ तो ये फिर से डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा, और ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा, एयर सीधी बाहर। और एक और बात, डायफ्राम के अंदर एक मसल्स पाई जाती है। जो डायफ्राम होता है ना, उस डायफ्राम के अंदर कौन सी मसल पाई जाती है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो उस मसल का नाम है रेडियल मसल। कौन सी मसल पाई जाती है? रेडियल मसल। और डायफ्राम होता है हमारी जो शरीर होता है, शरीर की गुहा होती है। तो ये डायफ्राम हमारे शरीर की कैविटी को दो भागों में कन्वर्ट करता है। तो ये डायफ्राम जो पाया जाता है, जो डायफ्राम की जस्ट ऊपर का भाग, डायफ्राम की ऊपर का भाग थोरेसिक कैविटी, जैसे डायफ्राम से ऊपर थोरेसिक कैविटी, और नीचे का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारे शरीर की गुहा को दो भागों में बांटता है। गुहा को दो पार्ट में बांटता है, एक तो वक्सीय गुहा ऊपर की ओर, और नीचे की ओर दो गुहा में बांटता है। ऊपरी गुहा जो ऊपर की ओर होती है वो वक्सीय गुहा, और नीचे की तरफ जो बांटता है उसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उदरीय गुहा। ठीक है, डायफ्राम के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। डायफ्राम में संकुचन होगा, संकुचन होने से डायफ्राम कैसे हो जाएगा? सपटा, और चपटा होने की वजह से क्या होगा? ये जो थोरेसिक कैविटी है, डायफ्राम है ना, डायफ्राम जैसे ही संकुचन हुआ, जो ये वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ गया, आयतन जैसे ही वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ा अंदर हवा, और फिर वापस रिलैक्स हुआ, शिथिलन अवस्था में आया, तो ये डायफ्राम फिर डोम शेप्ड में आ गया, फिर डोम शेप्ड में आया तो हवा वापस बाहर। अब बात करते हैं, डायफ्राम की बात हो गई, अब अगली बात करने वाले हैं हम इसके बारे में। अब हम बात करने वाले हैं, पहले डायफ्राम की बात हो गई। डायफ्राम के अंदर मैंने क्या क्या बताया फिर से बता देता हूं। डायफ्राम एक गुबंदाकार स्ट्रक्चर है, और डायफ्राम केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। उसके बाद हमने बताया कि डायफ्राम स्तनधारियों के अलावा एक मगरमच्छ के अंदर भी पाया जाता है। फिर डायफ्राम की मैंने आपको बताया था कि ये डोम शेप्ड में होता है, ठीक है ना। इसके अंदर जैसे ही संकुचन होगा तो ये कैसे आ जाएगा? फिर से सपटा हो जाएगा, और सपटा होने की वजह से क्या होगा? वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। वक्सीय गुहा जैसे ही आयतन बढ़ेगा, एयर अंदर प्रवेश करेगी, और इसके अंदर ये वापस फिर से डोम शेप्ड में आएगा, एयर बाहर जाएगी। और उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं आईसीएम के बारे में। एक और मैंने बात बताई थी कि डायफ्राम के अंदर एक मसल पाई जाती है, वो मसल कौन सी है? रेडियल मसल, वो याद रखनी है। और उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एक और लाइन डायफ्राम की। ये जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम डायफ्राम होता है ना, ये जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो गर्भवती मादा होती है, उसके अंदर ये जो शिशु प्रसव के अंदर सहायता करता है। ये लाइन याद रखना, डायफ्राम महिला में, सॉरी गर्भवती महिला, गर्भवती महिला में शिशु प्रसव में सहायता करता है। ये लाइन याद रखनी है। जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम ये जो गर्भवती महिलाएं होती है उनके शिशु प्रसव के अंदर सहायता करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आईसीएम के बारे में। इतनी बात हो चुकी है डायफ्राम के बारे में। अब हम बात करने वाले
आईसीएम के बारे में। ये जो दो पेशियां मैंने पहले ही बताया था कि दो पेशियां है जो श्वसन में सहायता करती है। कौन कौन सी बताई थी? एक डायफ्राम बताया था, और डायफ्राम के बारे में मैंने बता दिया सारा। अब हम बात करने वाले किसके ऊपर? आईसीएम के बारे में। आईसीएम इंट्राकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, हिंदी में इसको कहते हैं अंतराप्रशुक पेशी। ठीक है, आईसीएम। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स कहां पर पाई जाती है? ये जो हमारी रिब्स होती है, शरीर के अंदर जो पसलियां पाई जाती है, उस पसलियों के बीच एक स्पेस पाया जाता है। तो उन स्पेस या गुहा के अंदर ये जो मसल्स पाई जाती है, यही इंट्राकोस्टल मसल्स होती है। अब इसके अंदर संकुचन से क्या होगा? ये दो प्रकार की होती है। पहले तो बात कर रहे थे, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है ईआईसीएम, इसको बोल सकते हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दूसरी होती है आईआईसीएम, इंटरनल इंट्राकोस्टल मसल। ठीक है ना? ये डायफ्राम बता दिया। जो आईसीएम है, इंट्राकोस्टल मसल से, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है ईआईसीएम, एक होती है आईआईसीएम। अब ये ईआईसीएम और आईआईसीएम ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। जो ईआईसीएम है ना, इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इसके अंदर जब संकुचन होगा, ये जो श्वसन में सहायता करती है, इसमें जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जब इसके अंदर संकुचन होगा तो क्या होगा? जब इसमें संकुचन होगा तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, और इसमें संकुचन से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। उसकी वजह से हवा अंदर जाएगी, श्वसन में सहायता करेगा। ये नॉर्मल ब्रीथिंग होती है ना। ब्रीथिंग दो टाइप की होती है, एक नॉर्मल होती है, एक फोर्सफुल होती है। जो बलपूर्वक श्वासन होता है वो नहीं। हम नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें, नॉर्मल ब्रीथिंग के अंदर जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो क्या करती है? नॉर्मल ब्रीथिंग में सहायता करती है। अब जो होती है इंटरनल आईआईसीएम, ये इसमें जब संकुचन होगा, आईआईसीएम में संकुचन होगा तो वक्षीय गुहा का आयतन कम होगा, और जब एक्सटर्नल में होगी तो वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा। अब आईआईसीएम के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दो पेशियां थी, डायफ्राम सहायता करता है। दूसरी आईसीएम, आईसीएम के अंदर उसके दो पार्ट है। आईसीएम के दो पार्ट है, कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो है ईआईसीएम और दूसरा आईआईसीएम। अब ये ईआईसीएम में संकुचन होगा, इसके अंदर संकुचन होगा तो क्या होगा? वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा, और इसमें होगा तो वक्षीय गुहा का आयतन क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ब्रीथिंग की। जो ब्रीथिंग होती है, एक तो एयर को अंदर लेना, एक बार छोड़ना, नॉर्मल यही होती है श्वसन। अब श्वसन की मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये दो पेशियां, पहले बताया था कि ये दो पेशियां सहायता करती है। अब पेशियों के बारे में बताया कि डायफ्राम में ये होता है। अब आईसीएम के बारे में बताया, इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में बता दिया। अब हम क्रियाविधि में एक तो श्वास को अंदर लेना और एक श्वास को बाहर छोड़ना। जब श्वास को अंदर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, और जो छोड़ते हैं उनको बोलते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन अंतःश्वसन, और दूसरा श्वास को बाहर छोड़ना, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपायरेशन, निःश्वसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्पायरेशन की। किसकी बात करेंगे? इंस्पायरेशन की। ये फिर से बताता हूं। आईसीएम था, ऊपर थी, ऊपर क्या था?
डायफ्राम था ना गर्भवती महिला में, शिशु प्रसव में सहायता। ठीक है, फिर आईसीएम के बारे में बताया था, अंतराप्रसूत पेशी। अब हम बात करने वाले हैं इंस्पायरेशन। इसकी बात करने वाले हैं, श्वास को अंदर लेना, एक श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास को अंदर लेना, इसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन, अंतःश्वसन। और श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन, निःश्वसन। ठीक है, अब हम बात करने वाले सबसे पहले इंस्पायरेशन की। इसकी बात करेंगे इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? जो बाहर वायुमंडल ऑक्सीजन युक्त जो हवा है उसका अंदर लेना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। श्वास का लेना क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन। अब इसको हिंदी में कहते हैं अंतः श्वसन। ठीक है, अब ये इंस्पायरेशन की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। अंतःश्वसन की, अंतःश्वसन कैसे होता है मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें ये जो प्रोसेस होता है, एक बात सबसे पहले, ये प्रोसेस सक्रिय है, ये याद रखना। ठीक है ना? कौन सा प्रोसेस? ये सक्रिय प्रोसेस है, प्रक्रिया एक्टिव है। सॉरी, इंस्पायरेशन जो सक्रिय प्रोसेस है। अब इंस्पायरेशन अंतःश्वसन की मैकेनिज्म पढ़ने वाले। अंतःश्वसन कैसे होता है? सबसे पहले मैंने आपको दो पेशियां बताई थी, कौन कौन सी? एक डायफ्राम बताया था, दूसरी आईसीएम बताई थी। अब आईसीएम के अंदर मैंने दो बताई थी, एक ईआईसीएम, एक आईआईसीएम। हम नॉर्मल इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, अंतःश्वसन की बात कर रहे हैं तो ईआईसीएम। इन दोनों पेशियों के, इन दोनों में क्या होगा? संकुचन होगा। जब इन दोनों पेशियों के अंदर संकुचन होगा, डायफ्राम में संकुचन हुआ, क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था कि डायफ्राम डोम शेप्ड में होता है। अब जैसे ही इसमें संकुचन हुआ, बक्सी गुहा का आयतन बढ़ गया। उसके बाद ईआईसीएम जो रिब्स के अंदर पाई जाती है, आईसीएम उसके अंदर ईआईसीएम होती है, उसमें संकुचन होगा तो क्या होगा? बक्सी गुहा का आयतन बढ़ेगा। आपको पहले यहां मैंने लाइन लिखाई थी, उसमें बताया था कि ईआईसीएम में संकुचन से बक्सी गुहा का आयतन बढ़ेगा और आईआईसीएम में आयतन घटेगा। ठीक है, अब डायफ्राम और इसके अंदर संकुचन हुआ तो क्या हुआ? बक्सी गुहा का आयतन बढ़ गया। बताए थे ना, इन दोनों के अंदर संकुचन हुआ, इन दोनों में संकुचन से क्या होगा? बक्सी गुहा का आयतन बढ़ेगा। अब बक्सी गुहा का आयतन बढ़ेगा जैसे, तो मान लो ये हमारी कैविटी है, कैविटी के अंदर जो पाया जाता है डायफ्राम, लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो डायफ्राम और इसके अंदर संकुचन से कैविटी का आयतन बढ़ा। उसके अंदर जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़ों के ऊपर जो दाब लग रहा था, किसकी वजह से? हमारी जो रिब्स है उसकी वजह से जो वक्सी गुहा का दाब लग रहा था, इसमें वक्सी गुहा का आयतन बढ़ने से फेफड़ों पर दाब क्या हुआ? दाब हो गया वो कम। फेफड़ों पर दाब कम हुआ। जैसे ही फेफड़ों पर दाब कम हुआ तो फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। फेफड़ों का आयतन बढ़ा तो फेफड़ों का आयतन बढ़ा तो फेफड़ों के अंदर क्या है? फेफड़ों का आयतन बढ़ा, फेफड़ों में क्या होता है? अंदर की ओर एक जो प्रेशर लगता है, फेफड़ों के अंदर जो लगने वाला प्रेशर, आईपीपी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इसको बोल सकते हो अंतःफुफ्फुसीय दाब। ये जो आईपीपी है, अंतःफुफ्फुसीय दाब है,
मतलब फुफ्फुसी दाब कम हो गया। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो वृद्धि की क्रियाविधि होती है दाब में परिवर्तन के कारण होती है। डायफ्राम और इसमें संकुचन हुआ, वक्सी गुहा का आयतन बढ़ गया, फेफड़ों पर दाब कम हुआ। फेफड़ों पे दाब कम हुआ तो फेफड़ों के अंदर का आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने से क्या हुआ, जो आईपीपी है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो क्या हुआ, कम हो गया। अंतःफुफ्फुसी दाब कम हुआ तो फेफड़ों के अंदर जो दाब था, फेफड़े दाब लगा थे, फेफड़ों का दाब कम हुआ और बाहर वायुमंडल का दाब बढ़ गया। जैसे ही वायुमंडल का दाब से फेफड़ों का दाब कम हुआ तो बाहर से क्या हुआ, O2 युक्त हवा फेफड़ों में प्रवेश करेगी। और जो आईपीपी कम हुआ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हुआ, फेफड़ों के अंदर बाहर से बाहर वायुमंडल का दाब ज्यादा, अंदर कम, तो हवा बाहर से अंदर की ओर। बाहर दाब कम है, बाहर दाब ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर आ गई, O2 युक्त वायु अंदर आई। उसकी वजह से ये जो क्रियाविधि हुई इसको क्या बोल सकते हैं, इंस्पायरेशन। यही इंस्पायरेशन था। एक बार देखो फिर से, दोबारा मैं इंस्पायरेशन को आपको एकदम दोबारा बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से रखना। इंस्पायरेशन की क्रियाविधि पढ़ रहे, श्वसन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ रहे। इंस्पायरेशन एक सक्रिय प्रोसेस है। उसके बाद ये डायफ्राम और ईआईसीएम के अंदर, डायफ्राम और ईआईसीएम ध्यान रखना, इसके अंदर संकुचन हुआ, वक्सी गुहा का आयतन बढ़ा। देखो डायफ्राम के अंदर संकुचन हुआ, फिर उससे भी वक्सी गुहा का आयतन बढ़ा था। ईआईसीएम के अंदर संकुचन हुआ, उसकी वजह से वक्सी गुहा का आयतन बढ़ा। इन दोनों की वजह से जब इनमें संकुचन हुआ, वक्सी गुहा का आयतन बढ़ा, तो फेफड़ों पर जो दाब लग रहा था वो कम हुआ। फेफड़ों पे दाब कम हुआ तो फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। फेफड़ों का आयतन बढ़ा तो अंदर फेफड़ों के अंदर दाब लग रहा था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो अंतःफुफ्फुसी दाब लग रहा था वो दाब कम हो गया। वो दाब कम होने से O2 युक्त हवा थी जो फेफड़ों में प्रवेश कर गई। O2 युक्त हवा फेफड़ों में प्रवेश कर गई। यही क्या था, इंस्पायरेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इंस्पायरेशन हो गया हवा का अंदर लेना, दूसरा हवा का बाहर छोड़ना, उसको क्या कहेंगे, एक्सपायरेशन, जिसको बोलते हैं निषोचन। एक्सपायरेशन, निषोचन। एक्सपायरेशन, अब हम बात करते हैं सेकंड इसकी, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इसको बोलते हैं निषोचन। अब ये प्रोसेस है ना, निष्क्रिय प्रोसेस, कैसा है, निष्क्रिय। ठीक है, इंस्पायरेशन की बात करते हैं। इंस्पायरेशन तो पढ़ चुके हैं, अब एक्सपायरेशन की बात करते हैं। अंदर वाला इंस्पायरेशन, एयर को छोड़ते हैं बाहर, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन हुआ था वो किस वजह से हुआ था, जो ईआईसीएम थी और कौन था, डायफ्राम था, इन दोनों के अंदर क्या हुआ था, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, संकुचन, संकुचित हो चुके थे। अब जैसे ही वो शिथिलन होगा, इसमें वो शिथिल अवस्था में आएंगे, शिथिलन होगा, इनमें क्या होगा, शिथिलन। इनके अंदर जब शिथिलन हुआ, ईआईसीएम और डायफ्राम के अंदर शिथिलन हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये फिर डॉम चैम्बर में आ गया, डायफ्राम डॉम चैम्बर में आया तो फिर वक्सी गुहा का आयतन घट गया। ईआईसीएम के अंदर भी शिथिलन हुआ तो आयतन कम हुआ, वक्सी गुहा का आयतन। उसकी जस्ट उल्टी, वक्सी गुहा का आयतन घट गया। जैसे ही वक्सी गुहा का आयतन घटा तो क्या हुआ, फेफड़ों पे क्या होगा, दाब, उसमें क्या हो रहा है, घट रहा था, इसमें दाब बढ़ जाएगा, फेफड़ों पे दाब बढ़ जाएगा।
जैसे ही फेफड़ों पे दाब बढ़ा, फेफड़ों पे दाब बढ़ा तो फेफड़ों का आयतन क्या होगा, तो उस पे दाब लगा रहे हो तो आयतन कम होने वाला, सीधी बात। तो फेफड़ों पे आयतन कम हो गया। जैसे ही फेफड़ों पर आयतन कम हुआ तो फेफड़ों के अंदर जो दाब लग रहा था कौन सा लग रहा था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर आईपीपी। कौन सा दाब, आईपीपी, अंतःफुफ्फुसीय दाब। तो अंतःफुफ्फुसीय दाब उस इंस्पायरेशन के अंदर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा, फेफड़ों पर दाब कम था, उसकी वजह से फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। फेफड़ों का आयतन बढ़ा तो उसके अंदर आईपीपी का मान कम हो गया था। अब इसके अंदर दाब बढ़ गया, फेफड़ों पर आयतन कम हो गया और फेफड़ों पे दाब बढ़ गया, उसकी वजह से फेफड़ों का आयतन कम हो गया था। और फेफड़ों का आयतन जब कम हुआ तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो फेफड़ों के अंदर दाब लग रहा था वो दाब बढ़ जाएगा। अब ये दाब बढ़ा, अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ गया। अंतःफुफ्फुसीय दाब बढ़ने से क्या हुआ, जो अंदर CO2 युक्त हवा थी वो बाहर, उसमें अंदर प्रवेश कर रही थी, ये कहां जाएगी, बाहर जाएगी। और ये क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन। ठीक है, फिर से बता देते हैं। मैंने बताया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। दो पेशियां जो ब्रीदिंग में सहायता करती है, डायफ्राम और EICM, इन दोनों के अंदर इंस्पायरेशन में अंदर हुआ था संकुचन, उसकी वजह से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया था। वक्षीय गुहा का जैसे ही आयतन बढ़ा उसकी फेफड़ों पे दाब कम हो गया, फेफड़ों पे दाब कम हुआ तो फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। फेफड़ों पे आयतन बढ़ने से जो फेफड़ों के अंदर आईपीपी था वो कम हुआ, बाहर वायुमंडल का दाब ज्यादा, अंदर दाब कम, हवा बाहर से अंदर की ओर। इसमें क्या हुआ, शीतलन हुआ, वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। वक्षीय गुहा का आयतन घटने से फेफड़ों पर दाब बढ़ गया, फेफड़ों पर दाब बढ़ा तो फेफड़ों का आयतन कम हो गया। जैसे ही फेफड़ों का आयतन कम हुआ अंदर का दाब बढ़ा, अंदर का दाब बढ़ा, फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर का दाब बढ़ा, वायुमंडल का दाब कम है, जो CO2 युक्त हवा इसको ये बाहर भेज देगा। यही प्रोसेस है एक्सपायरेशन, ब्रीदिंग की क्रियाविधि के इंस्पायरेशन बता दी, एक्सपायरेशन बता दी। अब कुछ और बात कर लेते हैं मोस्ट पॉइंट की, एक्सपायरेशन। ठीक है, अब हम बात करने वाले ये जो इंस्पायरेशन है एक्सपायरेशन, ये 4 प्रकार, एक नॉर्मल होती है, 2 टाइप की होती है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, एक होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। और नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर EICM और डायफ्राम के अंदर शीतलन होता है। और जब फोर्सफुल नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, EICM डायफ्राम में संकुचन होता है, उसमें संकुचन और शीतलन होता है। अब ये जो बात करने वाले हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में, एक ठीक है, फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या होती है, बलपूर्वक, एक आप नॉर्मली श्वास लेते हो, जैसे नॉर्मल हवा का अंदर रहना बाहर जाना, ये क्या कहलाता है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग। अब फोर्सफुल ब्रीदिंग क्या होती है, आप छींकते हो या फिर उबासी लेते हो, या मान लो कोई व्यायाम करते हो, उस टाइम जो अपने को बल लगा के श्वास लेना पड़ता है, ठीक है ना, उस बल लगा के श्वास लेनी पड़ती है, वही क्या होता है, फोर्सफुल ब्रीदिंग होती है। अब ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या होता है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ना, उसके अंदर नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है। अब इसी प्रकार फोर्सफुल ब्रीदिंग में फोर्सफुल इंस्पायरेशन, और क्या होगा, फोर्सफुल
एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब इनकी बात करते हैं। नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या हुआ था, इसके अंदर EICM और डायफ्राम, इन दोनों के अंदर संकुचन हुआ। ठीक है ना। अब इन दोनों में संकुचन हुआ था। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन के अंदर क्या हुआ था, इन दोनों के अंदर क्या हुआ था, यही सेम शिथिलन हो चुका था। ठीक है। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। नॉर्मल में तो क्या हो रहा था, डायफ्राम और उसके अंदर संकुचन हो रहा था, EICM के अंदर संकुचन और शिथिलन हो रहा था। फोर्सफुल के अंदर क्या होगा, इंस्पायरेशन है, उसके अंदर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर क्या हुआ था, ये EICM और डायफ्राम, इन दोनों में संकुचन होगा, प्लस इन दोनों में संकुचन और प्लस में डायफ्राम। डायफ्राम में संकुचन प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या होगा, अतिरिक्त पेशियों के अंदर संकुचन। इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट में क्या होगा, अतिरिक्त पेशियों में संकुचन। इंस्पायरेशन की बात, किसकी, फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर यही होगा, संकुचन तो होगा, डायफ्राम और EICM के अंदर संकुचन होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगेगा। फोर्सफुल बलपूर्वक लगा रहे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट के अंदर क्या होगा, अतिरिक्त पेशियों में संकुचन होगा। और अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर शिथिलन तो होगा ही होगा। अब इसके अंदर भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, इसके अंदर एक्सपायरेशन के अंदर तो क्या हुआ, अतिरिक्त पेशियों में संकुचन हुआ। अब ये IICM का संकुचन होगा, ध्यान रखना। इसके अंदर IICM याद रखना, इसके एक्स्ट्रा एफर्ट के अंदर एक्सपायरेशन के IICM में संकुचन होता है और उसके अंदर अतिरिक्त पेशियों में संकुचन होता है एक्स्ट्रा एफर्ट में। इसमें फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर ये बातें याद रखनी। उसके बाद एक दो चार इंपोर्टेंट बात पढ़ लेते हैं। हमारी जो श्वसन की क्रियाविधि होती है ना, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैंने बताया दो प्रकार की पेशियां जो भाग लेती थी, डायफ्राम और ICM। डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम, इसका हमारे ब्रीदिंग के अंदर 75% योगदान होता है और ICM का 25%। फिर मैंने एक और डायफ्राम में लाइन बताई थी कि डायफ्राम मादा की शिशु प्रसव में सहायता करता है। तो शिशु प्रसव में जब डायफ्राम सहायता करता है तो ये जो गर्भवती महिलाएं होती है, उसके ब्रीदिंग में क्या ये 70%, 75% या फिर ज्यादा सहायता करेगा डायफ्राम? नहीं, ब्रीदिंग में नहीं करेगा, क्योंकि ये शिशु प्रसव में सहायता करता है।
अगर बात करें गर्भवती महिला की तो उसके अंदर इस डायफ्राम की अपेक्षा आईसीएम ज्यादा सहायता करती है ब्रीदिंग के अंदर। आईसीएम ज्यादा इसमें ब्रीदिंग। ठीक है, ये इंपोर्टेंट लाइन थी, याद रखना। और उसके बाद एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमने दाब में परिवर्तन के बारे में पढ़ा, दाब के परिवर्तन की वजह से एक्सपायरेशन होता है। एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 180। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब 180 जिसको आप बोल सकते हो 760 mm ऑफ mg, mm ऑफ hg। ठीक है, 760 mm ऑफ hg 180। देखो दाब में परिवर्तन के बारे में पहले बता चुका। वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 180। अगर अब हम बात किसकी कर रहे थे? एक और दाब कौन सा था? आईपीपी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? ध्यान से दो तीन स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बताना कि इसके अंदर इंस्पायरेशन होगा कि एक्सपायरेशन। अगर मैं दाब बता रहा हूं, वो दाब बताना, उस दाब से आपको बताना है कि इसके अंदर एक्सपायरेशन होगा कि इंस्पायरेशन होगा। तो वो दाब देखो, एक तो हो जाएगा 762 mm ऑफ hg, दूसरा 758 mm ऑफ hg। एक और आपको बता देता हूं कि 754 mm ऑफ h। अब आपको बताना है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, ठीक है ना, फेफड़ों के अंदर का दाब अगर 700, बाहर कितना वायुमंडलीय दाब कितना? 760 mm ऑफ h। अब फेफड़ों का दाब अंदर हो गया 762 mm ऑफ h। अगर 762 mm ऑफ hg का दाब फेफड़ों के अंदर हुआ है तो क्या होने वाला है? अंदर दाब बड़ा, बाहर का दाब कम। सीधी सी बात है, हवा अंदर से बाहर जाएगी, कम दाब की ओर जाएगी। तो सिंपल क्या होने वाला है? बाहर जाना, एक्सपायरेशन। ठीक है ना। और दूसरा 758 760 से कम है, मतलब आईपीपी का दाब कम, वायुमंडलीय दाब ज्यादा, हवा बाहर से अंदर। अब वायुमंडलीय दाब ज्यादा, ये दाब कम, तो हवा बाहर से अंदर की ओर फेफड़ों में जाएगी तो क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन। और फिर वही 754, ये भी दाब बाहर के वायुमंडल के दाब से कम है, हवा अंदर ही जाएगी, इंस्पायरेशन। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।